वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम केसीसी में हमें ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, बलूचिस्तान के हवाले से अगर सिक्योरिटी को लेके मैं बात करूं, जैसे कि बलूचिस्तान के सीएम ने कहा था कि वो पॉलिटिकल उसका हल कोई नहीं है। उन्होंने बारहा बहुत सारे प्रोग्राम्स में अपनी बात को रिपीट किया था कि पॉलिटिकल इसका हल नहीं है, सिर्फ अस्करी हल है। सर, इस बात को ही अगर मैं दूसरे एंगल में आपसे पूछ लूँ कि हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है पॉलिटिकल इश्यूज़ को। गुर्बत है तो वो ज़ाहिर सी बात है, हुकूमतों ने वहाँ पे कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने के गुर्बत ख़त्म हो, फिर नाख्वानदगी, एहसास महरूमी, ये सारी चीज़ें हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अगर ये इशूज़ ना हो, पॉलिटिकल इशू नहीं है इसमें, एक या चले पूरा ना से लेकिन एक एंगल तो एटलीस्ट पॉलिटिकल बनता है। अगर ये महरूमियाँ ना हो तो फिर एक्सप्लॉइट भी वहाँ पे लोग ना हो। आपके ख्याल में दहशतगर्दी को फ़रोग नहीं देते अगर ये वाले एलिमेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट तो एटलीस्ट करते हैं ना सर? बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपने इनवाइट किया है और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि देखिए, हम इस तरह नहीं कह सकते कि सिर्फ मिलिट्री हल है। मिलिट्री आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, मिलिट्री हल नहीं देती है। मिलिट्री आपको हल की तरफ जाने में मदद करती है। दुनिया भर में जब भी जंगें होती हैं तो क्या होता है, एक कौम की इज्जत में इजाफा होता है, आपकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, आप दुनिया में रेलिवेंट हो जाते हैं। तो मिलिट्री का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये नहीं होता कि सब कुछ वही करके दिखाएगी। पहली बात तो ये जी। बिल्कुल आप ठीक कह रही थी कि देखिए, जो सोशल इशू है या सोशल प्रॉब्लम तो है ना वहां, अगर पॉलिटिकल नहीं है तो सोशल प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके व्यूअर्स को एक आसानी के लिए एक डाटा बता देता हूं जिससे हमें समझ बेहतर आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, 44% उसका रकबा है जी और बिल्कुल ऐसे पॉपुलेशन ही है जी। 7% पॉपुलेशन है। तो इतना बड़े रकबे और पे सर, ह्यूज रकबा उसका खाली भी पड़ा हुआ है। मैं खाली बता देता हूँ कितना पड़ा हुआ है। देखिए, पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पंजाब, केपी के, सिंध और मुझे कंपैरिजन कर देता हूँ। पंजाब में तकरीबन 627 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और सिंध में तकरीबन 520, केपी के में 402 के करीब, और बलूचिस्तान में सिर्फ 42। पंजाब के 627 के मुकाबले में सिर्फ 42 लोग। इसका मतलब ये है कि इतना अबंडेंट एरिया है। नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब आपके नेबर में कोई आए तो पता नहीं है, इतने दूर दूर इलाके हैं। मेरी खुद 2 दफा बलूचिस्तान के सूबे क्वेटा में, ज़ाहिर शहर में, कैपिटल में पोस्टिंग रही है। मैं एयरबेस पर स्क्वाड्रन भी मैंने वहीं कमांड किया, एक फाइटर स्क्वाड्रन। मैं पूरा इलाका जहाज से देख चुका हूँ और बाद दफा मुझे वाकई हमदर्दी होती थी कि 10-10 घर हैं, उनके पास ऊपर से नजर आता था कि कोई रोड लिंक नहीं है, नजर आता था कि यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं होगी, नजर आता था कि यहाँ स्कूल शायद ही कोई हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो 78 साल में या 75 सालों में जो डेप्रीविएशन हुई है, चाहे किसी ने भी की है, लेकिन हमें बढ़कर आगे आना चाहिए। रोड नेटवर्क, बिजली, हॉस्पिटल। अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, मैंने अभी मुझे पता लगा है कि गवर्नमेंट मिलकर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुसल्लह वाच भी उसको भी इंश्योर कर रही है कि इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर करते वक्त हम एक इंश्योर करें कि लोकल गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के चाहे डिस्ट्रिक्ट के हों, और लोगों के नुमाइंदे फैसले करें कि उनको पहले स्कूल चाहिए, उनको हॉस्पिटल चाहिए या रोड पहले चाहिए, क्योंकि उनके पास सारी चीजें नहीं है वहां पे। पंजाब और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में हम सोचते हैं कि रोड भी होती है, डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं, एजुकेशन भी होती है, थाने भी होते हैं, वहां नहीं है इस तरह की चीजें। तो आई थिंक हम ये नहीं कह सकते कि जो डेप्रीविएशन है उसका ऑल्टरनेट भी मिलिट्री ऑपरेशन है। ये लोग, देखिए, आखिरी बात आपके सवाल के जवाब में मैं अर्ज करता चलूं, ये लोग जो बहकावे में आते हैं दुश्मनों के, हमारे फितनों के बारे में, हिंदुस्तान के एजेंट, वो कौन लोग होते हैं? वो वनरेबल होते हैं जिनको इस मुल्क से उस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिली होती। तो उनको बाय आउट करना या उनको कन्विंस करना या उनको ब्रेन वॉश करना निस्बत उस शख्स की निस्बत बहुत आसान होता है जो यहाँ पे सर्जन है, डॉक्टर है, रिस्पेक्टफुल है, उसके फैसिलिटीज हैं। वो देखता है कि मुझे तो इस मुल्क ने सब कुछ दिया है, लेकिन जब बलूचिस्तान का शख्स देखता है, वो कहता है मुझे तो मुल्क ने कुछ नहीं दिया। तो वो कहते हैं हम देते हैं आपको सारा, हमें ज्वाइन करें आप हमारे साथ, ये हथियार पकड़े तो हम आपकी फैमिली को भी एस्टेब्लिश करें। दुश्मन वैक्यूम को कवर कर लेते हैं, तो हमें आई थिंक उस पर फोकस करने की जरूरत है। अच्छा चिश्ती साहब, पाकिस्तान को हर फ्रंट से लड़ाई इस वक्त लड़नी पड़ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने अभी अभी शहादतें दी हैं, बेशतर इलाके खाली करवा लिए हैं, लेकिन बलूचिस्तान का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है, कल 1-2 दिन पहले हुकूमत ये कह रही थी कि जी मज़ीद फ़ौज वहाँ पर भेजने की ज़रूरत है। और ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान में ना तो कोई मरबूत पुलिस का सिस्टम मौजूद है, और जो खित्ता है उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ पे खलाई खला नज़र आता है, वहाँ पे आबादी इतनी कुछ है नहीं, और वो इलाका भी जिस तरह का है। सर, केपी का फ्रंट भी खुला हुआ है,
आज हमने देखा इस्लामाबाद में भी इसी तरह का वाक़या हुआ है, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। फिर पॉलिटिकल फ्रंट वो भी हुकूमत के सामने खुला हुआ है, बलूचिस्तान का फ्रंट भी है, हमारे एक प्रॉक्सीज़ हैं वो भी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में किस तरह से प्रॉक्सी वॉर जारी है। फिर एक भारत का फ्रंट है, अफ़गानिस्तान का फ्रंट है, ईरान जो है उस पर भी ख़तरात मंडला रहे हैं। इतने सारे फ्रंट्स को एक साथ कैसे हैंडल किया जाएगा? जी, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। और मैं जब ये मई वाला कॉन्फ्लिक्ट 2025 का खत्म हुआ था, तो जब चैनल मुझसे बात करते थे कि अब वे फॉरवर्ड किया, तो मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, हवा में वो आए तो क्या उनके साथ सलूक हुआ पाक फिजाइया की तरफ से, जमीन पर वो लिमिटेड आए, समुंदर में आने की हिम्मत नहीं हुई, तो उनके पास क्या ऑप्शन थी? उन्होंने कहा बैक स्टैब करते हैं, हम पीछे से खंजर भोंकते हैं आपको, और वो ज़्यादा एक अफगानिस्तान है और एक जो है हमारा बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ लगता है वो हमारी वीक वैली है या सॉफ्ट वैली है। वहां से उन्होंने प्रॉक्सी शुरू किया। और अब आप जैसे हम पहले पिछले सवाल के जवाब में हम बात कर रहे थे कि ऐसे लोगों को वो विक्टिम कर लें, आसान बन जाते हैं ऐसे प्रोपेगेंडे के, जिनकी ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पर लॉयल्टी होती है इस मुल्क के साथ, या हुब्बुल वतनी की एक लिमिट होती है। वो तो कहते हैं मेरा तो दूध नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, तो मुझे शायद इधर से सब कुछ मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज की हुकूमत रातों रात सब कुछ कर दे, लेकिन अगर हम स्टार्ट लें, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे, सेंस ऑफ एंगेजमेंट दे, तो लोग आपकी लॉयल्टी विन कर लेंगे। खासतौर पे जो पढ़े लिखे लोगों के बारे में अभी पता लगा है कि वो डिसवेड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, उनको एंगेज करें। मैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंशिया, पढ़े लिखे लोग जो समझबूझ रखते हैं, जो एक प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इस मुल्क की यूनिटी के लिए, उनको तो एंगेज करने में कोई अर्ज नहीं, किसी पार्टी से भी हो। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, बड़ा ज़हन में रखिएगा, मैं आपको एक हिस्ट्री से मिसाल दे देता हूँ। अंग्रेजों के जमाने में केपी के उस वक्त तो खैबर होता था और बलूचिस्तान में बहुत मसले थे अंग्रेजों को कंट्रोल करने में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा निकाला। उनका था एक जनरल था, एक वॉरेन बर्टन उसका नाम था, उसने एफसी बनाई थी, जिसको आज भी हम कहते हैं कि हमारी फ्रंटियर कंस्टेबलरी अंग्रेजों ने बनाई थी। और क्यों बनाई थी? वो कहते थे कि लोकल यहाँ पे जनरल ब्रिगेडियर्स होने चाहिए, लोकल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, लोकल सोल्जर होने चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए। और उसने कहा था कि लोगों को जब सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी कि एफसी के अंदर हमारे बच्चे भर्ती हुए हैं, हम इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हैं, हम अंग्रेजों की इनडायरेक्ट नहीं अपने इलाकों की खिदमत कर रहे हैं, तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है। उसने बड़ी खूबसूरत बात अंग्रेजी में कही थी, मैं वो रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा था, लेट ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड। जो ओनर है उनको कीपर्स बनने दो, वो कीप करें अपनी लैंड को संभाले, वो अकाउंटेबल हो। जब आप उन पे जिम्मेदारी डालेंगे, जब उनको जिम्मेदारी कहेंगे कि भाई आप बताएं कौन सा जिरगा है, कौन से आपके बड़े बूढ़े हैं जो करना चाहते हैं, आप बताएं कैसे हम करते हैं, तो आई थिंक जितनी आप एंगेजमेंट रखेंगे उतनी ओनरशिप ज्यादा होगी, उतने हमारे पे बर्डन, ये लॉ एनफोर्समेंट चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, एफसी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, हमारे पे ओरिजिनल का ओनर्स उतना ज्यादा कम हो जाएगा। चिश्ती साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस सूरत हाल के अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में 2 कॉम्स हैं, एक काइनेटिक है, एक है लॉफेयर और दूसरा है वॉरफेयर। सर, जो लॉफेयर और वॉरफेयर दोनों को जारी रखें, लेकिन लॉफेयर में यूथ की इंटीग्रेशन है और वो कैसे होगी विद द स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, जिसको प्रोपेगेंडा टूल के जरिए कंट्रोल किया हुआ है, जिस पर अभी हम बात भी करेंगे, पढ़े लिखे लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इस माहौल को सब बेहतर किया जा सकता है, बेहतरीन तरीके से अगर हैंडल किया जा सके गुड गवर्नेंस के ज़रिए। मेरे ख्याल में आज के दिन जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के दिन तक की बात करें, जो गवर्नेंस का मॉडल अभी बलूचिस्तान में है, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सीएम बलूचिस्तान कर रहे हैं कि देखें जी, हमने इतने स्कूल जो हैं उनकी संगे बुनियाद रख दी, इतने स्कूलों को मज़ीद ऐड कर दिया, उस सब में बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं वहाँ पर। आपके ख्याल में जो मौजूदा बलूचिस्तान का मॉडल है वो एक आइडिया है इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, या हमें अपने बयानिए को मज़ीद बेहतर करना होगा? अगर इतनी ही बेहतरीन काम बलूचिस्तान में हो चुका है तो फिर ठीक है, जाए अपने लोगों के साथ बैठे, उनको बताएं कि देखिए हमने आपके लिए ये किया है, माजी में ये नहीं था। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और मैं भी यही कह रहा हूँ। और मैं बिल्कुल मौजूदा किसी चीफ मिनिस्टर या किसी भी गवर्नेंस के जो भी की अपॉइंटमेंट होल्डर हैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा कि उन्होंने किया है 2 साल के अंदर या साल के अंदर कर दिया है। ये तो सालों साल से यहाँ ट्राइबल सिस्टम रहा है, सरदार से सब रहा है। और ज्यादातर लोगों को, मैं बलूचिस्तान में, जैसे मैंने कहा, मैं कोयटा में रहा हूँ, जब मैं लोगों से मिलता था तो वो कह रहे थे हमें तो नहीं पता ये हॉस्पिटल क्या होता है, हमें तो नहीं पता सड़क कैसे आती है, ये तो ऊपर वाले हमारे कोयटा वाले पैसे खा जाते हैं। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन फीलिंग है ये। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 20-25 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। जब ये फीलिंग होगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप बैठे, आप एंगेज करें। मैं 78 साल का ब्लेम किसी एक शख्स पे, एक पार्टी पे, एक गवर्नर पे, एक चीफ मिनिस्टर पे नहीं डाल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम कम्युनिकेट तो करें। आधे लोगों के, अब तो आपको भी पता है कि डॉक्टर जब आपकी बात तसल्ली से सुन जाए ना, सुन ले, तो आपका आधा मर्ज ठीक हो जाता है। आधा मर्ज ठीक हो जाता है, सही कह रहे हैं।
जी। तो हमें भी करना चाहिए कि हम उनसे सुने कि अच्छा आपको स्कूल चाहिए, फंड होंगे, अगले साल आपको स्कूल बना देंगे। आपको डिस्पेंसरी चाहिए, 2 साल बाद या 6 महीने बाद डिस्पेंसरी यानी उनको होता हुआ नजर आए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वहां ट्राइबल, फ्यूडल, सरदार ये सिस्टम रहा है, तो आप आज जाकर रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम करवा लें, उनसे पूछें कि जनाब आपको पैसे कितने पहुंचे होंगे। उस अल्हम्दुलिल्लाह उस सूबे में गवर्नेंस के अलावा और बहुत ज्यादा सीरियस कम्युनिकेशन और बाकी चीजें, आई थिंक कम्युनिकेशन गैप ज्यादा है। उनको कहने की जरूरत है, इसी वजह से पढ़े लिखे लोग डिसवेड हो रहे हैं और बदलाए जा रहे हैं, इसी वजह से कि शायद इस गवर्नमेंट के साथ, इस पार्टी के साथ, इस हुकूमत के साथ, इस वजीर के साथ मेरा हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, आज तक की मैं बातें कर रहा हूँ। तो उनके अंदर एक डिसोसिएशन आ जाती है, लॉयल्टी कम हो जाती है, उनकी वो अकीदत नहीं रहती उससे अपने ट्राइबल्स के साथ या अपने मुल्क के साथ या सूबे के साथ। सर अभी आपके ख्याल में 2021 से दहशतगर्दी में जो दहशतगर्दाना हमलों में जो इजाफा हुआ है, बड़ा क्लियरली हम देख रहे हैं कि उनमें इजाफा हुआ है। इस वेव की एक्चुअल रीजन आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में वैल्यू ऐड की है इंडिया ने भी और तालिबान ने भी। ठीक है। और जाहिर है प्रॉक्सीज जब होती हैं तो स्टैंड अलोन नहीं होती हैं। अभिनंदन जब यहाँ पे जब कुलभूषण यहाँ पकड़ा गया था, तो यहाँ पे कौन सी जंग चल रही थी? कोई जंग नहीं हुई थी। लेकिन ये लोग करते क्या है, पीस टाइम में ऐसी इंस्टॉलेशंस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर देते हैं या हैबिलिटेट कर देते हैं और लाकर ऐसी ऐसी जगहों पर स्टैंड बाय मोड में रखते हैं। तो जब हमारा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये तो नहीं कि इन लोगों ने 2 महीनों में या 4 महीनों में ट्रेन करके लोग भेज दिए। ये वही स्लीपिंग सेल या स्लीपर सेल्स ये अपने मेंटेन रखते हैं, उनको फंड करते रहते हैं, सरवाइव कराते हैं कि एज एंड व्हेन नीड बेसिस पर आपको अनलीश करेंगे और आपने ये मस्जिद में धमाका करना है या वो मदरसा उड़ा देना है या इस हेडक्वार्टर पर हमला करना है। तो ये वो सारे का सारा अनफोल्ड उस टाइम के आने पर करते हैं। वो नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने अर्ज किया, इस वक्त हमारी हिंदुस्तान के भी चल रही है, वो उनके लिए बड़ा आसान है। बलूचिस्तान सॉफ्ट वैली हमारी केपी के जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, उनके लिए बड़ा आसान है वहां पेनिट्रेट करना और इन्फिल्ट्रेट करना, क्योंकि जाहिर है लोकल इतने अपने इंटरचेंजेस हुई हैं, लोगों के बारे में एक्सचेंज ऑफ पीपल हुआ है, तो वहां भी बड़ा मुश्किल है फिल्टर करना। तो ये सारे का सारा ये ज्यादा इसीलिए हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द के जो सिक्योरिटी सिचुएशन है मुल्क के सराउंडिंग में, वो ऑब्वियसली ज्यादा चैलेंजिंग हो गई और वही यहाँ पे हमें एग्जिबिशन होती नजर आ रही है। अच्छा चिश्ती साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। सर ये हेयर ऑफ वन जो हुआ था उसको देखें और अब वाले को अगर देखें तो इट इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस। अगर पिछले 1 साल को हम देख लेते हैं, तकरीबन 1000 के करीब हार्डकोर दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया है, जो हम तक डिजिट सामने लाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है सर। अब ये नंबर्स में इजाफा कैसे हो गया? माजी में तो नंबर बहुत इससे कम था। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि इसमें ये जो नंबर्स में इजाफा हुआ है, क्या हमारी अपीसमेंट की वजह एक हो सकती है कि उसकी वजह से इजाफा हुआ है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से इंसिडेंट्स में और इस तरह के वाकयात जो दहशतगर्दी के उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। और दूसरी मैं आपको अच्छी बात ये बताता चलूं कि हमारी मुसल्लह अफवाज की भी जो कैपेबिलिटी है उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है। हमारे पास बहुत ज्यादा सर्विलेंस की टेक्निक्स हैं। हमारी सर्विलेंस की बहुत सारी एक ऑप्शन नहीं है, हम वन स्पेस या वन वॉल्यूम यूज नहीं करते मीडियम के तौर पर। या हमारे पास हवा का भी मीडियम मौजूद है, जमीन का भी है, इंटेलिजेंस भी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी है। तो ये सब मिलकर काम करती है, जिसकी वजह से इनको अभी भी आप देखिए कि 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा गया, तो सिर्फ स्टैंड अलोन से हमने चेज करके नहीं मारा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई थी, एक किल पिक्चर बनाई गई थी कि इनको कहां-कहां ट्रेस करना है, कहां-कहां री आइडेंटिफाई करना है कि खुदा ना खास्ता फ्रेटिसाइड ना हो जाए, यानी अब अपना ही लोगों को गलती से ना मार दे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कपड़े एक जैसे पहने हैं, वेपन ऑलमोस्ट सबने उठाए होते हैं वहां पे, चाहे वो पीसफुल कुछ। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्रे में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। आपको नहीं पता होता कि आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है या दुश्मन खड़ा है। जी बिल्कुल, अब यही मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर क्योंकि वहां वेपन रखना कल्चर का हिस्सा है। हाँ। कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मैंने खुद पिक्चर देखी हुई है, जो हमारे ड्रोन्स और एयरबोर्न सेंसर्स हैं, हमारी जो पिक्चर्स हैं, जब जूम करते हैं तो अगर 50 या 20 लोग जा रहे हैं तो उसमें से ये आइडेंटिफाई करना सिर्फ वेपन की बुनियाद पर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पीसफुल लोग जो अपने ट्राइबल हिस्ट्री या कल्चर की वजह से वेपन उठाते हैं, उनको दहशतगर्दों से डिस्मिनेट करना या तफरक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग था। मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को, तमाम को और पाकिस्तान आर्मी और बाकी इदारों को भी, कि उन्होंने बड़ा फोकस किया, आइडेंटिफाई किया और ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा दुश्मनों को जो हमारे मुल्क के खिलाफ हैं कि आपको एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी और अगर कोई आएगा तो हम बचकर जाने नहीं देंगे।
बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट, आपने मुझे प्रोग्राम KCC में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। वशत ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।